तारीख थी 31 जनवरी साल 2026। वजीर चंद नाम का एक शख्स पुलिस स्टेशन में फोन करता है और पुलिस से कहता है कि कल रात मेरे भतीजे और उसकी नई नवेली दुल्हन को किसी अज्ञात वाहन से टक्कर मार दी गई है, जिस वजह से मेरे भतीजे की जान चली गई, जबकि उसकी पत्नी की हालत भी काफी नाजुक है। इसलिए आप यहाँ पे जल्दी से आ जाइए। पुलिस इस बात को सुनते ही फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही आगे की जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है। शुरुआत में पुलिस को यह घटना लूटपाट की लगती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या लिखा था रिपोर्ट में? क्यों इस केस को हनीमून 2.0 कहा जा रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले श्री गंगानगर से, जहां अनूपगढ़ सर्कल के अंदर रावला थाना क्षेत्र में चक एक केएलएम नाम का एक गांव मौजूद है। यहीं आशीष कुमार अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और उसकी पत्नी का नाम था अंजू उर्फ अंजलि, जिससे आशीष की अभी कुछ 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था और आशीष भी अंजू के साथ बहुत खुश था। अंजू आशीष का ख्याल रखने के साथ साथ उसके परिवार का भी ध्यान रखती थी, जिस वजह से सभी अपनी नई बहू से काफी खुश थे। आशीष की एक आदत थी कि वो रात को खाना खाने के बाद टहलने जाया करता था और हर रोज की तरह 30 जनवरी साल 2026 की रात को भी आशीष पहले खाना खाता है और फिर अंजू को लेकर टहलने निकल जाता है। रात के करीब 9:35 का वक्त हो रहा था। इसी गांव का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम तोलाराम था, वो अपनी ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था, पर घर तक पहुंचने में अभी 200 मीटर का फासला था। इसलिए तोलाराम अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाते हुए जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो जैसे ही केएलएम रोड की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ता है, उसे हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर तोलाराम जब उसके पास पहुंचता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां एक महिला और पुरुष बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। तोलाराम तुरंत अपनी गाड़ी से उतरता है और जब मोबाइल की टॉर्च जलाकर उनके चेहरों को देखता है तो उसकी खुद की चीख निकल जाती है, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोसी आशीष और अंजू थे, जो टहलने के लिए निकले थे। इनकी हालत देखकर तोलाराम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है और उसकी आवाज सुनकर आसपास के गांव के लोग भागते हुए वहां पे आ जाते हैं। और जब तोलाराम से उसके चीखने की वजह पूछते हैं तब वो उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है और आशीष और अंजू को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उन्हें देखते ही फौरन ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वो पहले अंजू को चेक करते हैं और फिर आशीष को, जिसके बाद डॉक्टर्स तोलाराम और बाकी लोगों को बताते हैं कि आशीष की सांसें तो थम चुकी हैं, लेकिन अंजू सही सलामत है, पर उसके सर पर गहरी चोट लगी है। इसलिए डॉक्टर्स उसे तुरंत ही बीकानेर हायर मेडिकल सेंटर भेज देते हैं, जहां अंजू का इलाज शुरू होता है। अब तोलाराम आशीष की फैमिली को भी फोन कर उन्हें आशीष और अंजू के बारे में बता देता है, जो इस खबर को सुनकर अपने होश खो बैठते हैं और फौरन हॉस्पिटल में आते हैं, जहां आशीष को देखकर उसके परिवार का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। इसी दौरान आशीष के चाचा, जिनका नाम वजीर चंद है, वो पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और पुलिस से कहते हैं कि साहब, मेरे भतीजे और उसकी नई नवेली दुल्हन का रोड एक्सीडेंट हो गया है। किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी है, जिस वजह से मेरा भतीजा तो दुनिया से चल बसा है और उसकी वाइफ की भी हालत बहुत खराब है, इसलिए आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। ये सुनते ही पुलिस बिना वक्त गवाए फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब क्योंकि अंजू और आशीष ही बता सकते थे कि 30 जनवरी की रात उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन आशीष तो अब इस दुनिया में नहीं था, इसलिए पुलिस अंजू के होश में आने का इंतजार करने लगती है ताकि उससे पूछताछ करके ये पता कर सके कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। पर अंजू को होश नहीं आ रहा था, इसलिए डॉक्टर्स पुलिस से कहते हैं कि उसे रिकवर होने में 1-2 दिन लग सकते हैं। ये सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि उन्हें अब तक आशीष के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी जुटा लेनी चाहिए, इसलिए वो उसके घर वालों से सवाल जवाब करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि आशीष एक पढ़ा लिखा इंसान था। उसने एमएससी जियोलॉजी की डिग्री हासिल की थी। इसके साथ ही वो बीएड की पढ़ाई भी कर रहा था और अपने करियर की शुरुआत करने के लिए आशीष ने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी भी लगा ली थी। उसकी ज्वाइनिंग इस घटना से 3 दिन पहले ही हुई थी। जब पुलिस घर वालों से यह पूछती है कि क्या आशीष का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था या कोई दुश्मनी थी जिसके चलते उसका एक्सीडेंट करवाया गया हो, तो इस पर घर वाले साफ इनकार कर देते हैं और पुलिस को बताते हैं कि आशीष काफी शांत किस्म का इंसान था। वो किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था
और ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। उसकी शादी भी 25 अक्टूबर 2025 को अंजू के साथ अभी 3 महीने पहले ही हुई थी और दोनों ही साथ में काफी खुश थे। अंजू मूल रूप से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर कस्बे की रहने वाली थी और उसके पिता का लगभग 13 साल पहले निधन हो चुका था, इसलिए उसका पालन पोषण उसके चाचा और माँ ने किया था। ये जानकारी हासिल करने के बाद अब पुलिस अंजू के पास हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अंजू को होश आ गया है। पुलिस आराम से उससे बातचीत करती है, तब अंजू उन्हें बताती है कि रात के करीब 9 बजे के आसपास वो अपने पति के साथ टहल रही थी कि अचानक सामने से एक वाहन आया जिसने दोनों को टक्कर मार दी और फिर उस वाहन में से 4 से 5 बदमाश निकले जिन्होंने आशीष के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद वो अंजू के पास आए और उसके कानों की बालियां जो सोने की थी उन्हें उतार कर ले गए। साथ ही आशीष का फोन और उसकी सोने की अंगूठी भी अपने साथ ले गए क्योंकि अंजू के सर में बहुत गहरी चोट लगी थी, इसलिए वो वहीं बेहोश हो गई और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता। इतना कहकर वो रोने लगती है। तब पुलिस उसे तसल्ली देती है और आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देती है ताकि उस गाड़ी का पता लगाया जा सके जिसने आशीष और अंजू को टक्कर मारी थी। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस पूरे मामले को पलट कर रख देती है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आशीष की जान गाड़ी से टक्कर होने की वजह से नहीं गई है, बल्कि उसे गला घोंटकर मारा गया है। ये जानने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आशीष को मारा किसने और क्यों। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस अपनी छानबीन को और तेज कर देती है। साथ ही जिस हॉस्पिटल में अंजू एडमिट थी वहां से भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है जिसमें बताया जाता है कि अंजू की हालत बिल्कुल ठीक है। उसके सर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई चोट है, बल्कि वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, इसलिए आप इसे घर ले जा सकते हैं। ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो उन्हें बहुत हैरानी होती है और उनका शक कहीं ना कहीं अंजू पर गहराने लगता है कि कहीं उसी ने तो अपने पति की जान तो नहीं ले ली, क्योंकि ऐसे बहुत से केस दुनिया के सामने आ चुके हैं। इसलिए पुलिस अब अंजू से पूछताछ करने का फैसला करती है और उससे जब सवाल जवाब करती है तो अंजू ने जो पहले बताया था वही वो दोबारा बताती है कि रात को हम दोनों टहल रहे थे, अचानक सामने से गाड़ी आई और उसने हमें टक्कर मार दी और उस गाड़ी से 4 से 5 लोग निकले जो हमारा सामान लूट कर ले गए। पर पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो अंजू के मोबाइल की CDR निकलवाती है और जब उसकी कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो उसमें एक नाम सामने आता है जिससे अंजू की लगातार बात चल रही थी। वो हर रोज 1 से 2 घंटे इसी नंबर पर बात करती थी। ये देखकर पुलिस को कुछ डाउट सा होता है और जब वो इस ओनर के नंबर का पता करते हैं तब उन्हें संजय उर्फ संजू के बारे में पता चलता है जो जगदम्बा कॉलोनी श्री गंगानगर का रहने वाला था और उसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास थी। इसी लड़के से अंजू हर रोज बातें किया करती थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, यानी दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस अब घर वालों से पूछती है कि क्या वो किसी संजय नाम के शख्स को जानते हैं, तब वो साफ मना कर देते हैं। इसके बाद पुलिस अंजू के मायके वालों से भी संजय के बारे में पूछती है, लेकिन वो भी इनकार कर देते हैं कि वो किसी संजय को नहीं जानते हैं। ये देखकर पुलिस अब उसकी तलाश में जुट जाती है और उसे राजस्थान के श्री गंगानगर से पकड़कर हिरासत में ले लेती है। इसके बाद पुलिस संजय को लेकर थाने में आती है और फिर शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस संजय से पूछती है कि उसका अंजू के साथ क्या कनेक्शन है, क्या वो उससे हर रोज बात करता है। हालांकि शुरुआत में तो संजय अंजू को पहचानने से ही इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस उसके सामने सबूत रखती है तब वो समझ जाता है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और पुलिस को बताता है कि आज से करीब 7 साल पहले यानी साल 2019 में उसकी मुलाकात पहली बार अंजू से हुई, जो अपनी सहेली के साथ एक शादी में आई हुई थी और उसी शादी में संजय वेटर का काम कर रहा था। वो अंजू के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। तब अंजू उसे ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद संजय बड़े ही अदब के साथ वो सामान लाकर टेबल पर रख देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। तब अंजू उससे पूछती है कि वो कितना पढ़ा लिखा है और उसका नाम क्या है। इस पर संजय अपना नाम तो बता देता है, लेकिन क्वालिफिकेशन की बात पर चुप हो जाता है। ये देखकर अंजू उससे दोबारा यही सवाल करती है। तब संजय कहता है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बस अपना नाम लिख सकता है, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं आता। उसके घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ाई कर पाता। ये सुनकर अंजू को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि संजय को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो अनपढ़ है। उसके बात करने का तरीका, उठने बैठने का सलीका किसी एजुकेटेड पर्सन की तरह था। इसलिए अंजू संजय की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। ये एक दूसरे को अपना फोन नंबर दे देते हैं और फिर बात करना शुरू कर देते हैं। वक्त इसी तरह आगे बढ़ता रहता है और कब अंजू और संजय को एक दूसरे से प्यार हो जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता।
एक दिन अंजू के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है जो घर वालों को भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन अंजू इस रिश्ते के लिए मना कर देती है और फैमिली को बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम संजय है और वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर घर वाले संजय का काम और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। तब अंजू जवाब देते हुए कहती है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। रही बात काम की, तो कभी वेटर बन जाता है तो कभी मजदूर, क्योंकि उसके घर के हालात अच्छे नहीं हैं। अंजू की फैमिली जब संजय के बारे में ये सब सुनती है तो वो इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देती है और उसे समझाते हुए कहती है कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, जबकि संजय अनपढ़ है और ना ही उसके पास कोई ढंग का काम है, इसलिए वो उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए वो अंजू की मर्जी के बिना आशीष के साथ उसकी शादी करा देते हैं, जिसकी फैमिली को अंजू का परिवार सालों से जानता था। इसलिए किसी को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं होता है और 25 अक्टूबर को दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जब विदाई का वक्त आता है तब संजय अंजू को आखिरी बार देखने के लिए आता है, जबकि अंजू की नजर भी उस पर पड़ जाती है और वो ससुराल पहुंचते ही संजय को मैसेज करके उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और सही वक्त आने पर वो खुद उसके पास आ जाएगी। खैर, अब अंजू अपने ससुराल में रहना शुरू कर देती है और आशीष की फैमिली का भी बहुत ध्यान रखती है, जिस वजह से किसी को भी उस पर शक नहीं होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसी बीच अंजू को पता चलता है कि उसके चाचा ससुर के पास सिर्फ 2 बेटियां थीं, कोई बेटा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई से आशीष को गोद लिया था ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके और बुढ़ापे में वो इनका सहारा बने। साथ ही जितनी भी संपत्ति थी वो आशीष के नाम पर ही थी। अब अंजू को यहाँ पर रहते रहते करीब 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन महीनों में वो ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रही थी, जिसकी वजह था संजय। दरअसल आशीष की ज्वाइंट फैमिली थी जिसमें 16 मेंबर एक ही घर में एक साथ रहते थे, जिस वजह से अंजू को संजय से बात करने का मौका नहीं मिल पाता था। इसलिए वो अपने मायके में ज्यादा रहती थी ताकि उससे बात कर सके और मिल सके। लेकिन बीच बीच में उसे ससुराल भी जाना पड़ता था, जो अंजू नहीं चाहती थी। इसलिए वो आशीष से बहाना बनाते हुए कहती है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए श्री गंगानगर में ही रहना चाहती है, लेकिन आशीष उसे वहां भेजने से मना कर देता है। ये देखकर अंजू को लगता है कि जब तक आशीष जिंदा है तब तक वो संजय के साथ नहीं रह पाएगी। इसलिए दोनों प्लान बनाते हैं कि अब वो आशीष को रास्ते से हटा देंगे, लेकिन कैसे? तो उसके लिए अंजू को रात में टहलने वाली बात याद आती है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आशीष को खाना खाने के बाद टहलने की आदत थी, बस अंजू इसी बात का फायदा उठाती है और 30 जनवरी को जब आशीष अकेले टहलने के लिए जाने लगता है तब अंजू उससे कहती है कि वो भी आज उसके साथ जाएगी। घर से निकलने से पहले अंजू संजय को मैसेज करके कह देती है कि मैं उसे ला रही हूँ, तुम तैयार रहना, आज खेल खत्म हो जाना चाहिए। मैसेज मिलते ही संजय अपने 2 साथियों के साथ सुनसान सड़क पर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। वहीं अंजू आशीष के साथ बातें करते हुए उसे उसी सुनसान सड़क पर ले जाती है, जहां संजू और उसके दोस्त आशीष को देखते ही उस पर डंडों से हमला कर देते हैं और मफलर से गला घोंटकर उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन किसी को भी इन पे डाउट ना हो, इसलिए अंजू संजय से कहती है कि उन्हें इस वारदात को लूटपाट जैसा दिखाना होगा, जिसके बाद वो खुद अपने कानों की बालियां, आशीष का फोन और अंगूठी उन्हें दे देती है। पर इतने में तोलाराम की गाड़ी की आवाज इन सभी के कानों तक पहुंच जाती है। इसलिए संजय अपने दोनों साथियों को लेकर झाड़ियों में छुप जाता है, जबकि अंजू बेहोश होने का नाटक करती है और वहीं लेट जाती है। जिसके बाद तोलाराम इन दोनों को देखता है और आसपास के लोगों को बुलाकर इन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और फिर पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है, जिसकी असली कहानी हर किसी को हैरान कर देती है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक नई नवेली दुल्हन ने प्रेमी को पाने के लिए अपने ही पति को इतनी चालाकी से मरवा दिया। खैर, सच्चाई अब पुलिस के सामने आ चुकी थी, इसलिए वो अंजू, संजय और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लेती है और अदालत में पेश करती है, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है और जैसे ही रिमांड की अवधि, जो आमतौर पर कुछ दिनों की होती है, खत्म होगी, पुलिस उन्हें फिर से कोर्ट में पेश करेगी। तब अदालत उन्हें जुडिशियल कस्टडी जेल में भेजने का ऑर्डर देगी। वैसे क्या आपको भी इस केस के बारे में सुनने के बाद इंदौर के रघुवंशी केस की याद आ गई? और इस पत्नी को क्या सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।